आज तक हमने जापान को एक ऐसे देश की तरह देखा है जहाँ के लोग काफी शांत और पोलाइट नेचर के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि इन प्यारे से दिखने वाले लोगों का एक ऐसा काला सच इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बात सच है। जापान के इतिहास में भी कई काले दाग छुपे हुए हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त न गंवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसे अक्सर स्लीपिंग ईविल के नाम से जाना जाता है, और इसके पीछे की वजह यह है कि जापान के पास इतनी पावर है कि वो जब चाहे किसी भी देश से वॉर लड़ने की पोजीशन में पूरी तरह तैयार रहता है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जापान के रूट्स इस बात की ओर इशारा करते हैं। वर्ल्ड वॉर के समय जब पूरी दुनिया एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, तब जापानी सेना की एक ऐसी लैब थी जहां एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर वो चीजें की जाती थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस ईविल लैब में बाकी देशों के पकड़े गए सोल्जर्स और लोगों पर जानवरों की तरह टेस्ट किए जाते थे। केमिकल्स, खतरनाक वायरस का इस्तेमाल इन सभी प्रिजनर्स पर किया जाता था। ये एक्सपेरिमेंट्स और भी ज्यादा खौफनाक इसलिए बन जाते थे क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उस इंसान को जिंदा रखा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई जापानी सेना पिंग फोंग स्थित यूनिट 731 लैब में जिंदा इंसानों पर ऐसे प्रयोग होते थे कि वो इंसान ये सोचता था कि काश वो इस दुनिया में जन्म ही नहीं लेता। 10 सालों में जापान ने एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर ऐसी हैवानियत दिखाई है जिसके बारे में जानकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। इस लैब में 3000 लोगों को प्रयोगों के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी वजह से इस लैब को टॉर्चर हाउस भी कहा जाता था। अगर आप सोच रहे हैं कि इन टेस्ट में ऐसा क्या होता था, तो हम आपको इस सवाल का जवाब अब दे ही देते हैं। एक टेस्ट के दौरान सैकड़ों लोगों पर पैथोजन वायरस डाल दिया जाता था। इस वायरस को डालने के बाद देखा जाता था कि इसका शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें जो व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ जाता था उसका गला काटकर एक साइड में फेंक दिया जाता था। वहीं जो इस टेस्ट में पास होकर बच जाते थे उसे भी मार दिया जाता था, और उसके बाद उस पर एक और रिसर्च की जाती थी। इनकी रिसर्च सिर्फ यहीं पर आकर नहीं रुकी। इसके बाद इन्होंने सेहतमंद चीनी औरतों को बीमार चीनी सैनिकों से जबरदस्ती संबंध बनाने को कहा ताकि इसमें यह समझ आए कि यौन बीमारियां कैसे और कितनी तेजी से फैलती हैं, या फिर बैक्टीरिया का एक माँ के पेट में पल रहे बच्चे पर कैसा असर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी प्रिजनर्स में से सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स चाइना के लोगों पर किए गए थे, और शायद इसी वजह से चीन आज जापान से सीधे मुंह बात करके राजी नहीं है। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से एक खतरनाक प्रयोग था क्रश टेस्ट, जिसमें भारी भरकम चीजें प्रिजनर्स के हाथ, पैर, पसली या शरीर के किसी भी हिस्से पर पटक दी जाती थी। ये टेस्ट सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि इस बात का पता चले कि कितने वजन या तेजी से शरीर को नुकसान पहुंचता है, और ऐसा होने से उन्हें किस एक्सटेंट तक नुकसान पहुंच सकता है। इसी के साथ इनके पास एक और जरिया था जिससे ये अपने प्रिजनर्स को टॉर्चर करते थे, और वो ये था कि तेज ठंड में सैनिकों को खुले बदन बर्फीले पानी में डुबो दिया जाता था ताकि पता लगे कि जमे हुए तापमान पर शरीर के अंग कैसे रिएक्ट करते हैं। हाइपोथर्मिया से लगभग मरने वाले सैनिक फिर ठंडे पानी से उठाकर बहुत गर्म पानी में डुबो दिए जाते थे। 2 एक्सट्रीम तापमान पर एकदम से जाने के कारण शरीर की नसें फट जाती थी और उनकी तुरंत मौत हो जाती थी। इसी के साथ लैब में ये देखने की कोशिश हो रही थी कि एक इंसान कितना टॉर्चर झेल सकता है। इसी वजह से एक इंसान को बेहोश करे बगैर ही वॉर प्रिजनर्स के शरीर को आरी से काट दिया जाता था। सैनिक दर्द के मारे चीखते चीखते बेहोश हो जाते थे। इनमें से ज्यादातर वहीं दम तोड़ देते थे और बाकियों की गैंग्रीन वायरस से मौत हो जाती थी। और उनमें से अगर कुछ लोग बच भी जाते थे तो उनके शरीर में यौन रोगों के बैक्टीरिया डाल दिए जाते थे। इस लैब की शुरुआत करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल इशिशिरो थे। यूनिट 731 नाम की ये लैब चीन के हर्बिन क्षेत्र में थी। जापानी इंपीरियल आर्मी ने बहुत सोच समझकर लैब चीनी इलाके में बनाई थी ताकि किसी को शक ना हो और प्रयोग चलते रहें। वो मानते थे कि वॉर प्रिजनर्स को खाना पीना देने के दौरान उनके शरीर का कोई भी इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आगे मेडिकल साइंस को फायदा मिल सके। इसी के बाद इन सभी प्रिजनर्स पर ये सभी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स इस्तेमाल किए जाने लगे। तब सिफिलिस, गोनोरिया और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां लगातार सैनिकों की जान ले रही थी। इसी वजह से ऐसे वायरस को इन प्रिजनर्स के शरीर में इंजेक्ट किया जाता था। अब तक आपके दिमाग में ये सवाल आ ही चुका होगा कि आखिर इस लैब का खुलासा हुआ तो हुआ कैसे। तो इसका जवाब ये है कि 80 के दशक में जापान की शीगा यूनिवर्सिटी के ही कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने पहल करके इस लैब की जानकारी इकट्ठा की ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वाकई जापानी सेना ने चीनियों के साथ ऐसी बदसलूकी की थी। इसी ऑर्डर में एक के बाद एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए, और फिर धीरे धीरे हम सबके सामने इस लैब की हकीकत नजर आने लगी। ये भी सच है
कि ज्यादातर कागज जरूर गायब किए जा चुके होंगे, लेकिन जितना मिला उसने भी वॉर क्राइम का भयानक चेहरा दुनिया को दिखाया। खूब हंगामे और यूएन के दबाव के चलते 90 के दशक में जापान ने मान ही लिया कि इंपीरियल आर्मी ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान युद्ध बंदियों पर कई प्रयोग किए थे, लेकिन इस बात के लिए न तो माफी मांगी गई और न ही ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट्स की खास जानकारी मिल सकी। अब आज के समय में हम वापस लौट आए तो चीन के हरबिन में बनी उस लैब को म्यूजियम में बदला जा चुका है, जिसका नाम यूनिट 731 ही है। यहाँ इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मारे गए लोगों की जितनी मिल सकी उतनी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। यूनिट के ज्यादातर हिस्सों को डार्क रखा गया है ताकि विजिटर्स को उस तकलीफ का हल्का सा ही सही मगर एहसास हो सके जो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान युद्ध बंदियों ने झेले थे। जापानी सेना ने सालों तक चीनी सेना और यहाँ तक कि आम चीनियों पर भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स तो किए ही, पर इसके साथ ही उन प्रिजनर्स को अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते थे। साल 1940 के आखिर में जापान की सेना ने चीन के एक गांव कुजाओ पर बॉम्बर एयरक्राफ्ट से बम गिराए थे। ये क्ले बॉम्ब थे जिनमें लाखों इन्फेक्टेड पिस्सू भरे हुए थे। जिन लोगों को पिस्सू के बारे में ना पता हो, हम उन्हें बता दें कि पिस्सू से प्लेग का डर रहता है। पूरा का पूरा गांव इस प्लेग से खत्म हो गया और बीमारी दूर तक फैलती चली गई। इसे जर्म वॉरफेयर कहा गया था। जापान के वॉर क्राइम्स इतने फेमस हैं कि एक बार उन्होंने यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को कैनिबलिज्म का शिकार बना लिया था। सितंबर 1944 में टोक्यो के पास एक प्लेन को गोलियों से गिरा दिया गया था, जिसमें 9 एयरमैन उस हादसे से बचकर निकल गए थे। उसमें से एक 20 साल का जवान पायलट जॉर्ज बुश था। उस समय बुश की किस्मत ने उनका साथ दिया था और वो जापानी सोल्जर्स के हाथों नहीं लगे। अगर वो गलती से पकड़े जाते तो उन्हें बाकी सोल्जर्स के साथ साथ बेरहमी से पीटा जाता और ना जाने किस तरह के टॉर्चर का सामना करना पड़ता। और इतना ही नहीं, मरने के बाद उनकी मरी हुई बॉडी को जापानी सोल्जर्स खाते। आइए आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं कि इनके हाथों से किया गया टॉर्चर बाकियों के मुकाबले इतना खतरनाक क्यों था। आप सभी को नाजी जर्मनी के दौर के बारे में तो पता ही होगा। जिन लोगों को इसके बारे में ना पता हो, उन्होंने कम से कम इसके बारे में सुना तो होगा ही। तो सितंबर 1939 से लेकर दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक यहाँ पर एक खास प्रयोग चला जिसे एक्शन T4 कहा गया। इसके लिए साइकाइट्रिक अस्पताल बनाए गए जहाँ शारीरिक या मानसिक तौर पर कमजोर लोगों को रखा गया था। इनमें बच्चे भी शामिल थे और बूढ़े लोग भी। हर 2-4 दिन के बाद इनमें से कुछ सैकड़ों लोगों को लेकर डॉक्टर कहीं जाते और फिर अकेले लौट आते। ऐसा होने की वजह ये निकली कि उन्हें गैस चैम्बर या आग में जिंदा भून दिया जाता था। ये ऐसे लोग थे जिन्हें यूजलेस ईटर यानी बेकार में खाने वाला टैग पहनाया गया था। ये ऐसे लोग थे जो देश के किसी भी काम नहीं आ सकते थे। इन्हें इनवॉलेंट्री यूथेनेशिया कहा गया। माना जाता है कि इस दौरान लगभग 3 लाख डिसेबल्ड लोगों को जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड में मार दिया गया था। इसी के साथ ऑटिज्म या किसी भी किस्म की गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के साथ भी यही किया गया था। इस बात को खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उन बच्चों के पेरेंट्स को बताया कि उनके बच्चों को इलाज के लिए स्पेशल सेक्शन में भेजा जा रहा है, पर हकीकत में कुछ दिनों के बाद उन्हें जहरीली दवा देकर मार दिया जाता था और उनके पेरेंट्स को निमोनिया से मौत की खबर भेज दी जाती थी। अब आप खुद सोचिए, टॉर्चर के स्टैंडर्ड्स को सेट करने वाले नाजी को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो आपको जापान के इस काले सच के बारे में सुनकर कैसा लगा? क्या आप मान सकते हैं कि आज के समय में ये शांत देश इतनी सारी चीजें कर चुका है? आप अपने सभी व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।